class we were discussing about the statutory protection to the collecting banker. So the first point we discussed that the check must be cross check. जो check होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, cross check होना चाहिए. अगर वो bearer check है तो that should be mentioned on the check, bearer check और an order check. ठीक है. सेकेंड वन इज जो पेमेंट रिसीव होगा, जिससे भी पेमेंट रिसीव हो रहा है या फिर जिसके भी अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है, वो बेसिकली बैंक का कस्टमर होना चाहिए. ठीक है. यानी जो कलेक्टिंग बैंकर है, मान लो कि अगर मुझे कहीं से भी मिला, पेमेंट मिला, मान लो चेक के थ्रू मिला 20,000 रुपीज, अब वो चेक मैं अपने बैंक में ऑब्वियसली डिपॉजिट करूंगी, तो मैं अपने बैंक में तभी डिपॉजिट कर सकती हूँ उस चेक को अगर मैं वहां की कस्टमर हूँ. अदरवाइज मान लो कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मिला, तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है, तो मैं बीओबी में तो उसको जाके डिपॉजिट नहीं करूंगी. सो जो कलेक्शन, जो पेमेंट होगा, मैं जो जिसके थ्रू भी पेमेंट डिडक्ट हो रहा है और जो रिसीव कर रहा है, डिडक्शन का पॉइंट नहीं है. हो सकता है कई बार ड्रॉअर जो होता है वो अलग पार्टी हो सकता है, लेकिन जहां से भी आपको पेमेंट मिल रहा है, जिस बैंक से आपको पेमेंट मिल रहा है, उसके आप कस्टमर होने चाहिए. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज पेमेंट मस्ट रिसीव्ड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस. यानी कि आपको जो भी पेमेंट के लिए जो चेक मिलेगा, वो चेक कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए. यानी कि उस कस्टमर के अगेंस्ट ना ही कोई कंप्लेन आया हो, ना ही कोई फ्रॉड, ना ही बैंकरप्ट, ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए. सेकेंड चीज कि उसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए. नेग्लिजेंस का यहाँ टर्म यूज किया गया है कि जब आप कभी भी कोई अकाउंट ओपन करवाते हो, बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो, तो उसमें आपके डिटेल्स लिए जाते हैं, आपके फोटोग्राफ लिया जाता है, आपका बेसिकली पूरा डिटेल लिया जाता है, आईडी प्रूफ लिया जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं किया हो, जैसे आपने आईडी नहीं दिया हो सकता है ना सब पॉसिबिलिटी, तो पहली बात तो ऐसे केस में आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा. लेकिन अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया और उस अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली नॉट राइट. तो यहाँ पर बैंक लाइबल हो जाता है ना. तो अगर आपका जो चेक है वो प्रॉपर चेक है और वो उसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं है पर्सन कस्टमर का, तो यहाँ पर आप चेक को क्या करोगे, क्लियर कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पर नेग्लिजेंस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस को हम नेग्लिजेंस कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ नेग्लिजेंस जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता भी दिया, लेकिन यहाँ पर पहला है ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स विदाउट प्रॉपर इंट्रोडक्शन. कई बार बैंकर जो है वो अकाउंट ओपन कर देता है किसी भी नाम पे, मान लो XYZ पर्सन उसके नाम पे, और यहाँ पर वो जो पर्सन है वो प्रॉपरली अपना सेटिस्फैक्टरी इंट्रोडक्शन नहीं देता, यानी कि डॉक्यूमेंट वो प्रॉपरली सबमिट नहीं करता है. तो ऐसे सिचुएशन में बैंकर को नेग्लिजेंट, मतलब बैंक को गलत माना जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, स्टिल मैं इसका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पर कस्टमर की इस तरीके की सिचुएशन में क्या हो सकता है कि कई बार कस्टमर स्टोलन चेक भी डिपॉजिट कर देगा, तो भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. तो पर्सन का प्रॉपरली इंट्रोडक्शन, ट्रू आइडेंटिटी के लिए उनका आइडेंटिटी कार्ड, आजकल आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे आपके पैन कार्ड भी आपका उसके थ्रू, हाँ है ना. तो ये सारी चीजों की बेसिकली क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बैंक को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इरेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट. अब यहाँ पर कलेक्टिंग बैंकर जो है वो पक्का प्रॉपरली वेरीफाई करेगा कि ये चेक किसको एंडोर्स हो रहा है, किसके थ्रू एंडोर्स हो रहा है, तो वेरिफिकेशन शुड बी देयर. ठीक है. अगर कलेक्टिंग बैंकर जो है, यानी कि जो कलेक्ट कर रहा है जो बैंक, अगर वो फेल हो जाता है जानने में किस चीज को, कि एंडोर्सर जो है उसका साइन प्रॉपरली नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर वो फिर भी उस चीज को क्लियर करता है, तो बैंक विल बी लाइबल. सो एंडोर्समेंट जो होना, अगर एंडोर्समेंट, इरेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि जब यहाँ पर आपका जो पेई है, ठीक है, उसका सिग्नेचर, उसके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर कुछ इस तरीके का मिस्टेक, ये नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज है कि एंडोर्समेंट जो चेक में है, अगर वो जेन्युइन होना चाहिए. उसके अलावा आपके बैंकर को ऑथेंटिसिटी, क्या होता है ऑथेंटिसिटी, मतलब प्योरिटी, ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहिए पर्सन का, कि जो साइन है वो वही पर्सन है, जो ड्रॉअर है उसी का साइन है. तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, नेग्लिजेंस में. कि ये सारी चीजें अगर होती है तो नेग्लिजेंस है किसके बिहाफ में, बैंक के बिहाफ में. ठीक है. उसके अलावा अगर आपका, कभी भी याद रखिएगा कि अगर आपके चेक में 2 साइन नहीं है, मतलब 2 क्रॉस नहीं है, चेक क्रॉस नहीं किया हुआ चेक, तो ऐसे सिचुएशन में आप बैंक होकर के कभी ये काम नहीं कर सकते.
अगर वो क्रॉस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जो बेसिकली वो किसी का अकाउंट की जगह पे वो कैश में भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। अगर निगोशिएबल क्रॉसिंग वहां पर नहीं किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ध्यान से पैसे को ट्रांसफर करने की जरूरत है। आ रही बात समझ में? बियरर चेक है तो बहुत देखना पड़ेगा ध्यान से कि किसको हम पैसा दे रहे हैं, और इसके लिए कई बार वेरिफिकेशन लोग करते हैं बैंक, लेकिन स्टिल आपको देखना पड़ेगा कि दोनों क्रॉस हैं, चेक जो है क्रॉस है, ठीक है। उसके अलावा कई बार और भी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, नाम में प्रॉब्लम, आपके बेसिकली अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम, तो ये सारे आपके नेग्लिजेंस का पार्ट है, तो नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, तो आपका बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है कलेक्टिंग बैंकर का? क्या लाइबिलिटी हो सकता है कलेक्टिंग बैंकर का? जेन्युइननेस ऑफ एंडोर्समेंट, किसको हम चेक, किसके थ्रू किसको क्लियर हो रहा है चेक, उसको देखना। सेकंड है कि ओपनिंग, वही ओपनिंग अकाउंट विदाउट इट, मतलब ये रहने दो ये पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। हाँ, लाइबिलिटी का मतलब आपका ऑब्लिगेशन क्या है, अगर यहाँ पर हम देखें कि ओपनिंग अकाउंट विदाउट इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपका बैंक मतलब घूम फिर की सारी कहानी सेम है, ठीक है, तो इस पॉइंट को रहने देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपके, शायद वो सिलेबस, चलिए। ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, लाइबिलिटीज ऑफ बैंकर रहने दो ये टॉपिक, कलेक्ट कैसे करना समझ आ गया, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, कोई कलेक्ट चेक जो है वो प्रॉपर्ली क्रॉस्ड होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन के टाइम पे नेग्लिजेंस नहीं, और एक साथ एक और पॉइंट था क्या, एक और पॉइंट था कि पेमेंट जो है वो मस्ट भी कस्टमर को मिलना चाहिए जो कस्टमर है, और साथ साथ में चेक क्रॉस चेक होना चाहिए, ये सारी चीजें हो गई आपकी पेमेंट के टाइम पे। अब ड्यूटीज क्या है कलेक्टिंग बैंकर का, जो कलेक्ट कर रहा है बैंकर, उसकी क्या ड्यूटीज है? पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ चेक फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम, यानी कि अगर आपने चेक कलेक्ट किया है तो उसको रीजनेबल टाइम पे क्या करना है, क्लियर भी करना है, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमो ऑफ रिटर्न जो स्लिप होगा वो लगा करके आप वापस चेक भेज दोगे, कस्टमर को नॉलेज दे दोगे कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन नॉट एबल टू क्लियर योर चेक, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन ऑफ चेक जो भी होगा उसको आप रीजनेबल टाइम पे क्या करोगे, क्लियर कर दोगे। जैसे आज अगर 29 अक्टूबर है, आज 30th है गेस ना, तो 30th अक्टूबर है, अगर आज मैंने चेक डिपॉजिट किया है तो रीजनेबल टाइम का मतलब ये होता है कि जिसमें उनकी हॉलीडेज को काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज हॉलीडेज है तो दैट इज नेशनल हॉलीडे, और छुट्टी है अगर उनकी तो उसको काउंट नहीं करते हुए भी आप एक वीक का मिनिमम मैक्सिमम टाइम ले लो, उससे ज्यादा वो टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें आपके कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। अब टू सर्व नोटिस ऑफ डिसऑनर, जो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कभी डिसऑनर होगा तो नोटिस दे देना है, बस यही दो इसमें दिया हुआ है, चलिए ठीक है। और नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ यहाँ गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है बैंक के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। अगर आपका कुछ सिचुएशन है जहां पर आपके बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलिसी आपको लाना पड़ेगा चेक क्लियरेंस में, ठीक है। आप अगर कोई लोकल चेक है, आउटस्टेशन चेक है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पेमेंट है उसके ऊपर आया है, और साथ साथ में आया है कि कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक, आउटस्टेशन चेक यानी कि जिसका जो चेक है वो दूसरी जगह चेक का, और आउटस्टेशन चेक का, लोकल चेक यानी सेम शहर में अगर है चेक, सेम शहर में आपका बैंक भी है और ड्रॉअर का भी बैंक है, और आउटस्टेशन यानी कि आपका जो बैंक है तो दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे प्लेस में, ठीक है, उसके लिए आया है। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, पेमेंट ऑफ चेक, कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई आउटस्टेशन चेक है तो उस पर कोई इंटरेस्ट रेट लिवाई नहीं होगा, यानी आप इंटरेस्ट रेट नहीं लगाइएगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस 2010। कोई भी आप लिवाई जो बोलते हैं ना कि आप क्लियर करा रहे हो, तो क्लियरेंस हाउस से अगर आप बैंक से क्लियर करा रहे हो तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, और आउटस्टेशन चेक की जो भी क्राइटेरिया उसको आप ट्रांसपेरेंट रखिएगा। लोकल चेक तो पता ही है कि वो एट द टाइम ही क्लियर हो जाता है, ज्यादा दिन नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई भी चेक को क्लियर करने के बाद बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो बैंक के ऊपर कंपनसेशन लग सकता है। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट वन इज डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चलिए इसको करते हैं। डिसऑनर ऑफ बिल लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, यहाँ बिल ऑफ बिल का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो डिसऑनर ऑफ बिल का सिचुएशन कब क्रिएट होगा, जब बेसिकली आपका जो पेमेंट डेट है वो मैच्योरिटी डेट आने के बाद भी अगर पेमेंट उसकी ना हो,
ठीक है, मान लो कि पर्टिकुलर पर्सन है, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कौन करेगा, जिसको पेमेंट लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट जो लेना है जिसको, वही ड्रॉर होता है, बट प्रोमिसरी नोट में पेमेंट जिसको देना है वो ड्रॉ करता है ना। तो यहाँ पर जो ड्रॉई फेल्स टू मेक व्हेन द ड्रॉई यहाँ कौन है, जिसको पेमेंट देना है, ठीक है, when the drawee fails to make the payment on the date of maturity, this bill is known as basically dishonor bill of exchange। यानी कि bill of exchange क्या हो गया, dishonor हो गया, क्योंकि पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। dishonor का मतलब ही होता है जहां पेमेंट क्लियर ना हो, ठीक है, तो लिखिए when the drawee fails to make the payment on the date of maturity of the bill, in case of dishonor, it is called dishonor of bill. When the drawee fails to make the payment on the date of maturity of the bill in case of dishonor, it is called dishonor of bill। ठीक है, अब डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कब होता है, या तो डिसऑनर ऑफ बिल होगा आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया बिल को, या तो वो होगा, या तो पेमेंट नहीं होना, दोनों केस में आपका बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, जो पर्सन है दैट इज द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, कौन होगा जिसके लिए बिल बनाया जाएगा, ड्रॉई होगा। अगर वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से, यानी कि मान लो कि मैंने किसी से 10-20 हजार रुपए उधार लिया, 20,000 रुपीज मैंने लिया, और अब वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको इसके लिए 20 हजार का बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके दे रहा हूँ। मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं लेना, एंड हो सकता है कि वो मुझे दे रहा हो मैं एक्सेप्ट ना करूं उसे, तो वहां पर भी डिसऑनर हो जाएगा। और सेकंड सिचुएशन हो जाएगा कि जब उसने मुझे बिल दे दिया स्टिल मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्शन 42 बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट की, यहाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात नहीं हो रही, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट की बात करें 1882 की, अगर बिल जो है इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर ड्रॉई जो है यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, एक्सेप्टेंस के लिए उनका बनाया गया है, एंड इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द कस्टमरी टाइम, that person presented it must be treated as dishonored by non acceptance, यानी उसको दिया जा रहा है पर वो ले नहीं रहा है बिल, तो डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, अब होल्डर शैल लूज हिज राइट टू रिकोर्स अगेंस्ट द ड्रॉअर एंड इंडोर्सीज। ठीक है, अब यहाँ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आया ना कि क्या होता है, ये तो था सिचुएशन जब नॉन एक्सेप्टेंस हो रहा है तब डिसऑनर हो रहा है। नॉन पेमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर ड्रॉई जो है, ड्रॉअर कौन हो गया, जो पेमेंट ले रहा है, क्रेडिटर जो है वही ड्रॉअर है, यहाँ डेटर जो है वो ड्रॉई है, तो जो ड्रॉई है वो क्या कर रहा है, वो ड्यूली टाइम उसको जो मिला है, 1 साल का जो समय मिला है, मैच्योरिटी डेट आ गया है, और स्टिल मैच्योरिटी डेट के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा। देखो मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है, लाइक आज अगर 30 अक्टूबर है 2021, तो नेक्स्ट ईयर का 30 अक्टूबर 2022 तक के लिए मैंने उसको टाइम दे दिया कि पेमेंट करो, या तो वो उस विद इन पीरियड टाइम पेमेंट कर देगा तो भी ठीक है, अगर उसने उस पीरियड के बाद भी पेमेंट कर सकता है। मैच्योरिटी डेट का मतलब तो उस डेट को पेमेंट करना है, तो 30 अक्टूबर को उसको पेमेंट करना था 2022 को, बट उसने उस दिन से पहले या उस दिन पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में उस चेक को हम क्या बोलेंगे, डिसऑनर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो ये डिसऑनर ऑफ चेक का आई गेस समझ में आ गया, डिसऑनर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आई थिंक समझ आ गया ना, बस शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अब प्रोमिसरी नोट का सिचुएशन क्या है, प्रोमिसरी नोट का डिसऑनर का सिचुएशन क्या होगा, डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट का सिचुएशन क्या है, डिसऑनर प्रोमिसरी नोट का कब होगा, जब प्रोमिसरी नोट जो है, जो बनाने वाला पर्सन कौन है, डेटर है, जब डेटर उस प्रोमिसरी नोट के लिए पेमेंट नहीं करेगा, तो नॉन पेमेंट वाले सिचुएशन में क्या होगा, बेसिकली सॉरी आपका डिसऑनर हो जाएगा। यहाँ पर नॉन एक्सेप्टेंस वाला सिचुएशन तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि खुद डेटर कह रहा है कि भाई आप मेरे से लीजिए प्रोमिसरी नोट, तो ऐसे सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कोई भी क्रेडिटर तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, तो नॉन एक्सेप्टेंस वाला सिचुएशन नहीं है यहाँ पर नॉन पेमेंट वाला सिचुएशन है।
क्लियर हो गई बात? सो नॉन पेमेंट वाला जो सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, सॉरी प्रोमिसरी नोट है, वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस वाला सिचुएशन नहीं है, बट आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉन एक्सेप्टेंस भी है और नॉन पेमेंट भी। आगे बस समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, when it was started, what are the various functions of those institutions? One or two institutions which we already discussed in the rural marketing, and that were NABARD, SIDBI, we already discussed. But in today's class, we are going to understand that what is the basically financial institution who worked under RBI. So Reserve Bank of India के अंडर में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है who are working, the first one is SIDBI, Small Industries Development Bank of India. ठीक है, इसको एक चार्ट की तरह बना लो, जस्ट मेक वन चार्ट। फर्स्ट राइट है आरबीआई एंड इसके अंडर में ऐसे इस तरीके से चार्ट बनाओ। ठीक है, पहला लिखो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड लिखो नाबार्ड। ठीक है, थर्ड लिखो एक्सिम, एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक, एंड द फोर्थ वन इज एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, तब यहां पर इस तरीके से चारों लिख लो। पहला है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, थर्ड जो है वो आपका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको एक्सिम बैंक भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये चारों जो बैंक है दैट वर्क्स अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज वी ऑल नोस कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग की कंट्री का क्या है, सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट बेसिकली एंजॉय द यूनिक पोजीशन बिकॉज दैट इज द ओनली बैंक हु इज गाइडिंग ईच एंड एवरी बैंक। It's not about the scheduled, but they are all scheduled and commercial bank, public private banks, but they are also guiding the financial institutions like these. ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तक कि फॉरेन बैंक के साथ भी जो डील होता है, आपका जो बोल सकते हैं ना कि एक्सचेंज कंट्रोल होता है, करेंसी कंट्रोल होता है, वो भी इवन कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसके भी अंडर में बैंक है, याद रखिएगा। तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, और जिसको स्टार्ट करने का रीजन क्या था, एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेसिकली सपोर्ट करना, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटीज देना, किस चीज के लिए, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, फार्मर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा ये लोग छोटे मोटे जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो नाबार्ड जो है एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। एपेक्स का मतलब मेन डेवलपमेंट बैंक है एग्रीकल्चर के लिए और रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसको कब सेटअप किया गया, व्हेन इट वाज सेटअप ऑन 12th जुलाई 1982। ऑन 12th जुलाई 1982 नाबार्ड को क्या किया गया, बेसिकली सेटअप किया गया। ठीक है, अब इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन इज रिलेटेड विद द लोन, राइट। यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन और एडवांसेस देते हैं, किसको, बेसिकली फार्मर्स को, फिर आपके रूरल पीपल को, स्मॉल बिजनेस के लिए, है ना। और सेकंड है डेवलपमेंट फंक्शन, यानी कि वहां के डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट के लिए काम करता है। थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शंस, दे आर बेसिकली मेकिंग द पॉलिसीज, और हो सकता है कि दे आर बेसिकली फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, राइट। सो तो पहला जो फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन, यहाँ पर बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट या क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, और जो फैमिली इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, जो फैमिली लॉन्ग टाइम से रन करे, जैसे पॉटरी बिजनेस है तो लॉन्ग टाइम से जो बिजनेस चला रही है उनके लिए भी क्या करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो रहा है बेटा? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? यस मैम। एवरीवन ओके। तो बस द क्रेडिट फंक्शन, तो क्रेडिट फंक्शन में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फैमिली बिजनेस, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज के लिए ये क्या देंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ साथ में दे आर आल्सो गिविंग द फाइनेंस फॉर द शॉर्ट टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तीनों ऑप्शन है इनके पास। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के लिए भी, फिर आपके 1 साल से 5 साल के लिए भी, और 5 साल से ऊपर के लिए भी। ठीक है, तो तीनों टाइप के ये लोन फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनके अंडर में कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे आपका आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क्स अंडर द नबार्ड। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज ये अपने से नहीं, अपने इंटरनली जो बैंक है उनके थ्रू भी दिलवाते हैं, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू, और थर्ड में स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। ठीक है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक मतलब ये जो 3 बैंक है, आरआरबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और साथ साथ में स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, ये तीनों बैंक किसके अंडर में काम करती है, नबार्ड के अंडर में। तो नबार्ड के अंडर में ऐसे 3 ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, नबार्ड के अंडर में कौन कौन काम कर रही है, यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और एक है स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये भी किसके अंडर में काम कर रही है, नबार्ड के अंडर में। बेसिकली ये क्रेडिट फैसिलिटीज आरआरबी, ये एससीबी और एसएलडीबी से करवाते हैं। आई बात समझ में? और एक और चीज भी है कि नबार्ड हमेशा कोशिश करता है कि वो लो इंटरेस्ट रेट में क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, बिकॉज नबार्ड का मेन एम तो डेवलपमेंट है ना, सब लोगों तक पैसे पहुंचे, प्रॉपर्ली उनको लोन मिले और उनका डेवलपमेंट हो, नए बिजनेस स्टार्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दिक्कत ना हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो आपकी बहुत सारे HYV सीड्स वो परचेज कर पाए। HYV समझते हो ना क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, तो प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं। तो एक तरीके से सोशल वेलफेयर भी करते हैं, तो जिसकी वजह से दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज ऑन लो इंटरेस्ट रेट। क्लियर हो गई बात सबको? नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट फंक्शन। सो डेवलपमेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो नाबार्ड जो है वो कोऑर्डिनेट करता है रूरल क्रेडिट एजेंसी से, और उसके अलावा वो एक्सपर्टीज मतलब वो डील करवाता है, उसके अलावा फिर वो बोल सकते हैं ना गाइड करता है, उसके अलावा वो कई बार कुछ वेबिनार्स वगैरह भी अरेंज कराता है। ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रॉब्लम्स, जैसे मान लो कि रूरल प्रॉब्लम्स है, जैसे कहीं जगह पे फ्लड आ जाते हैं जिसकी वजह से कई बार आपके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं कुछ भी, तो बहुत सारे रूरल्स और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है। उसके लिए वो क्या करते हैं, एक्सपर्टीज का बेनिफिट देते हैं बेसिकली फार्मर्स को कि वो उनसे बात कर पाए। ठीक है, उसके अलावा बोलते हैं ना कि एडवाइजरी सिस्टम भी वो चलाते हैं एक तरीके से। उसके अलावा वो असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को भी असिस्ट करते हैं कि रूरल एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इसका सोल्यूशन है। ठीक है, वो कर सकते हैं। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक और बाकी जगह पे भी उनको भी वो एडवाइस देते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका फोकस किस पे होता है, रूरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, उसके अलावा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम असिस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। ये सारी चीजें किस चीज के लिए, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीजों में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेवलपमेंट फंक्शन for whom, basically for the rural areas, and they are basically providing training, advisory system, ठीक है, expertise advice कह सकते हैं for the बेसिकली रूरल पीपल, है ना, उनके लिए रूरल जो फार्मर्स हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रूरल प्रॉब्लम्स को वो देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गाइड करते हैं, गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड डेवलपमेंट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी फंक्शन। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लास ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी फंक्शन। सो रेगुलेटरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 में आया, उसने कहीं ना कहीं नाबार्ड को ये इंपावर दे दिया, यानी कि एक ऑथोरिटी दे दिया कि दे हैव टोटल राइट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इंस्पेक्शन का मतलब समझते हो क्या होता है कि आप जो बेसिकली जो आप अपना, जैसे यहाँ कॉलेज में इंस्पेक्शन हुआ कि कॉलेज की स्थिति कैसी है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, फैसिलिटीज इनको मिली हुई है या नहीं, है ना, कितने बच्चे को एडमिशन लेना है, पूरा प्रॉपर्ली ये जैसे मान लो कि यूजीसी गाइडलाइंस, कॉलेज के लिए यूजीसी होता है, तो यूजीसी गाइडलाइंस भी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द बेसिकली इंस्पेक्शन, राइट, एक तरीके से वेरिफिकेशन करना।
है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसने क्या किया कि उसने ऑथोरिटी दे दिया है नाबार्ड को कि आप चाहें, आपके ऊपर पूरा राइट है, आपको राइट है किस चीज के लिए, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट, दे आर परफॉर्मिंग इन प्रॉपर मैनर और नॉट, ठीक है। उसके अलावा दे हैव आल्सो द इफ एनी सच बैंक्स, अगर आरआरबी या ये आरआरबी और आपका कोऑपरेटिव बैंक में से अगर किसी भी बैंक को ओपन करना है ब्रांचेस, तो ऐसे सिचुएशन में दे कैन बेसिकली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही राइट देगी, लेकिन रिकमेंडेशन किसका हो सकता है, नाबार्ड का रिकमेंडेशन हो सकता है। जैसे नाबार्ड कहेगा कि ये आरआरबी जो है यहाँ पर जो है इसको एक और, इसका एक और ब्रांच ओपन कर सकते हैं हम लोग इस एरिया में। So opening of any branches of RRB, who can give the suggestion or recommendation? NABARD. But who have full right to give the permission? That is the RBI. Clear हो गई बात, समझ में आ गया? So they are basically performing in the three way. First one is credit facilities, second one is development function, and the third one is regulatory function. Done? Clear हो गई बात? चलिए next. अब यहाँ पर कुछ 2-3 पॉइंट्स आया है, इसको ध्यान से। नाबार्ड का कंट्रीब्यूशन था 1000 करोड़, ठीक है, और मार्च 31 2010 तक में। अक्टूबर 13 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाइवेस्ट कर लिया उसके शेयर्स को, और एग्रीगेटली मतलब जो नाबार्ड है, एग्रीगेटिंग टू 1.430 करोड़ इन नाबार्ड इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली नाबार्ड जो है अब उसके पास 0.7% बेसिकली सिर्फ शेयर्स बचा है, और गवर्नमेंट के पास है 99.3%। मतलब सिचुएशन देखो, फिर से बताती हूँ। पहले नाबार्ड जो था ना, नाबार्ड वाज ओन्ड ज्वाइंटली। इसको नाबार्ड को कौन ओन करता था? दोनों करता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी करता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करता था। नाबार्ड नहीं ओन करता था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ओन करता था, ठीक है। सो नाबार्ड को दो लोग ओन करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल था, वो था 1000 करोड़ का। तो लगभग 27.5% जो कंट्रोल था वो था गवर्नमेंट के हाथ में, और आपका 72.5 जो था वो आरबीआई के हाथ में था, ठीक है। और ये पूरा सिचुएशन मार्च 31 2010 तक का था। 2010 तक की बात करें तो मेजॉरिटी जो शेयर था नाबार्ड का वो आरबीआई के पास था, और आपका माइनॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। तो नाबार्ड अपना कोई बॉडी तो एक्चुअल में था नहीं, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी था नहीं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेटर ऑन, मतलब अक्टूबर 13 2010 की बात अगर हम करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाइवेस्ट कर दिया अपने सारे शेयर्स को, ठीक है, और लगभग 1.30 करोड़ की जो नाबार्ड का जो भी शेयर्स था उस समय के वैल्यू के हिसाब से 1.430 करोड़ का जो था, नाबार्ड ने वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, ठीक है। ये सॉरी, आरबीआई ने सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि नाबार्ड जो है, जो नाबार्ड है वो बेसिकली 0.7% सिर्फ आरबीआई के हाथ में रहा, और 99.3% अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। आई बात समझ में? तो अब गवर्नमेंट जो है दैट इज ग्रेटर से इन नाबार्ड, अब उसका बेसिकली ज्यादा कंट्रोल है नाबार्ड पे, और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से क्या है कि बेसिकली अब प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड को देती है। आरबीआई से पहले प्रायोरिटी किसकी है? जीओआई की है नाबार्ड के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ठीक। और इसमें नाबार्ड को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं? तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें एक चेयरमैन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जिसमें एक चेयरमैन होगा, एक फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स होगा, एक्सपर्ट्स होंगे जो रूरल इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होंगे, जो रूरल एरियाज में आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, इकोनॉमिक सिस्टम बेटर कैसे कर सकते हो, यहाँ पर डिमांड सप्लाई को चेंज कैसे कर सकते हो, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट होते हैं रूरल एरियाज वाले, रूरल एरियाज के एक्सपर्टीज इकोनॉमिस्ट होंगे, और एक्सपर्ट्स होंगे कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल बैंक्स के, और 3 डायरेक्टर्स होंगे जो बेसिकली आरबीआई के होंगे, 3 डायरेक्टर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 2 डायरेक्टर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो बेसिकली नाबार्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे मैनेज हो रहा है नाबार्ड का, वो देखिए नाबार्ड को कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो नाबार्ड जो है इसमें कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा इसमें और कौन होगा आपका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके क्या क्या कौन कौन लोग होंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होंगे? पहले तो एक चेयरमैन, एक ही होगा, चेयरमैन होगा, उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे,
उसके अलावा रूरल इकोनॉमिस्ट होंगे, एक्सपर्टीज जो होंगे रूरल इकोनॉमिक्स के वो होंगे। उसके अलावा एक्सपर्टीज होंगे किस चीज के, कॉमर्शियल बैंक के, ठीक है, एक्सपर्टीज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके अलावा आपके 3 डायरेक्टर्स होंगे किस चीज के, आरबीआई के। 3 डायरेक्टर्स जो होंगे वो किस चीज के होंगे, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 2 डायरेक्टर जो होंगे वो किस चीज के होंगे, आपके स्टेट गवर्नमेंट के। आई बात समझ में, यहाँ पर क्या सिचुएशन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको कंसिस्ट करेंगे, तो एक चेयरमैन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होगा, रूरल इकोनॉमिस्ट होगा, और उसके एक्सपर्टीज होंगे कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के। फिर 3 डायरेक्टर होंगे आपके रिजर्व बैंक के, 3 होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 2 होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो सिडबी जो है बेसिकली इसको, ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ये भी है। सिडबी जो है याद रखिएगा कि नाबार्ड सिडबी के अंडर में नहीं आता है, एनएचबी सिडबी के अंडर में नहीं आता, तो कोई भी बैंक जो है किसी के भी अंडर कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ कौन इसको कंट्रोल करता है, आरबीआई, ठीक है। सो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि सिडबी जो है एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है और इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2 1990। नाबार्ड को कब स्टार्ट किया गया था, 12 जुलाई 1982, ठीक है। अब सिडबी को कब स्टार्ट किया गया, अप्रैल 2 1990, ठीक है। जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है उसको बेसिकली एक एक्ट के थ्रू पास किया गया था। एक्ट के थ्रू मतलब समझते हो, पार्लियामेंट के थ्रू जिसको हम कहते हैं। तो एक बिल बना इसका और पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास किया गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। और इसको जो ये इसका क्या काम है, ये एक पूरा सब्सिडियरी, पहले इसको जो बनाया गया तो ये पूरा सब्सिडियरी बैंक था। सब्सिडियरी बैंक का मतलब समझते हो, जिसका 51% शेयर किसी पेरेंट कंपनी के हाथ में होता है, ठीक है। और इसका जो पेरेंट कंपनी थी जिसके अंडर में ये सिडबी काम करता वो था आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईडीबीआई के सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी बैंक की तरह इसको शुरू किया गया। सब्सिडियरी हमेशा देखना क्या होता है, जिसकी कोई होल्डिंग या पेरेंट कंपनी होती है, ठीक है। तो सिडबी जो है बेसिकली उसको किसके अंडर में स्टार्ट किया गया था, आईडीबीआई, ठीक है। और इसका जो मेन एक्टिविटीज था वो क्या करता था, मतलब इट टूक ओवर द आईडीबीआई फंक्शन, को एक तरीके से ये काम करता था। और उसके अलावा ये कुछ स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए काम करता था, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करता था। और इसके मेजर फंक्शंस क्या थे, पहला था रीफाइनेंस ऑफ टर्म्स लोन ग्रांटेड बाय बैंक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता था, रीफाइनेंस करता था, मतलब फाइनेंसिंग का काम करता था, ठीक है, ग्रांट करता था। और किसको देता था, ये दूसरे बैंक को पैसा देता था, याद रखिए किसको पैसा दे रहा था, दूसरे बैंक को, ठीक है। तो रीफाइनेंसिंग द टर्म्स लोन ग्रांटेड बाय बैंक, जैसे आपका हो गया स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इन सबको क्या करता था, फाइनेंस देने का काम करता था, ठीक है। उसके अलावा ये और क्या करता था, बेसिकली ये रिसोर्स सपोर्ट, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, तो ऐसे को भी ये क्या देता था, बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को या फिर नॉन बैंक्स को भी ये क्या करता था, ये फाइनेंस देता था, ठीक है। उसके अलावा इसके और भी फंक्शंस, आई थिंक बहुत सारे फंक्शंस मैंने क्लास में करवाया भी है। बाकी के इसके कुछ और भी जो फंक्शंस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, तो मैंने इसलिए आज शॉर्टकट में बता दिया कि सिडबी क्या है, इसके फंक्शंस, और इसके अलावा एनएचबी, और ये तीनों चारों जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है कि कोई भी नया कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी, लाइसेंस की, और लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, आरबीआई के थ्रू। सेकेंड है कि न्यू प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू हैव इन्वेस्टमेंट। कोई भी अगर कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर का कोई कॉमर्शियल बैंक अगर ओपन होता है तो वो कितने रुपए से स्टार्ट हो सकता है, यानी कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, तो उसका आंसर होगा आपका 300 करोड़। कितने करोड़ की जरूरत पड़ेगी, मतलब न्यू प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक जो है उसको कम से कम मिनिमम उसका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, नॉट इन्वेस्टमेंट, इसका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, 300 करोड़, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द शेयर ऑफ स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक समझते हो कौन सा बैंक होता है, जैसे कोई दूसरे बैंक को स्टार्ट करने में जो कंट्रीब्यूट करे, जैसे आपका आरआरबी है ना, उसमें स्पॉन्सर बैंक में आपका एसबीआई भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी स्पॉन्सर बैंक में है। अगर वो दूसरे बैंक को बेसिकली कोई नया स्टार्ट करने, कोई नया ब्रांच शुरू करने में, कोई भी चीज में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको कहते हैं स्पॉन्सर, ठीक है। तो स्पॉन्सर बैंक यहाँ पर जो है
द शेयर ऑफ स्पॉन्सर बैंक इन द कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक। स्पॉन्सर बैंक जो है उसका शेयर कितना होना चाहिए रीजनल रूरल बैंक को बेसिकली स्टार्ट करने में या कोई भी ब्रांच को शुरू करने में? तो उसका आंसर है आपका 35%। यानी कि कोई भी स्पॉन्सर बैंक है, अगर कोई भी स्पॉन्सर बैंक है तो उसका जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 35% होना चाहिए। ठीक है, 35% आपका होता है हमेशा स्पॉन्सर बैंक का आरआरबी में स्पॉन्सरशिप। 15% जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का। कितना होता है? कितना परसेंट होता है? 15%। और 50% होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। आई बात समझ में? तो हमेशा जो स्पॉन्सर बैंक है वो कितना परसेंट देगा आरआरबी को स्टार्ट करने के लिए? 35%। ठीक है। Refinance of industrial. Next question is refinance of industrial term loans is provided by. Refinance of industrial term loan is provided by SIDBI. Very good. SIDBI. अभी जस्ट क्या था? SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. ठीक है। Next question. The aggregate foreign investment from all sources in private sector in India cannot exceed. Aggregate foreign investment यानी फॉरेन से अगर बैंक में किसी ने इन्वेस्ट किया है और वो भी किस चीज के लिए? प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, तो वो कितने से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए? कितने से ज्यादा वो नहीं बढ़ना चाहिए? तो दैट कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 74 एवरीवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा किसी भी ऑल सोर्सेस इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब हर एक सोर्स में प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का एक्सीड नहीं होना चाहिए 74% से ज्यादा। According to next question, according to RBI Act 1934, ठीक है, the minimum paid up capital and reserves of bank should be aggregate value of not less than, यानी आरबीआई 1934 की अगर हम बात माने 1934 आरबीआई एक्ट की, तो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए रिजर्व एंड रिजर्व किसी भी बैंक के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल रिजर्व वो कितना अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन इज 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 5 लाख। द आंसर विल बी 5 लाख। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया। म्यूचुअल फंड सेटअप हुआ है एज पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और स्टैट्यूटरी बॉडीज। म्यूचुअल फंड जो बेसिकली स्टार्ट हुआ है वो किसके अंडर में काम कर रहा है? पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव में, स्टैट्यूटरी बॉडी और ट्रस्ट की तरह वो काम कर रहा है। ट्रस्ट की तरह काम कैसे कर रहा है? आप उनको क्या दे रहे हो और वो उसके बदले आपको क्या दे रहा है? सर्टिफिकेट, ताकि उन्हें उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया। तो ट्रस्ट का ये काम होता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? ट्रस्ट की तरह काम कर रहा है। Which of the following is wholly owned by RBI? एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी। NHB. ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी जितने भी टाइप ऑफ बैंक्स वगैरह हैं वो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।